ग्लोबलाइजेशन के पेपर में एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं G77। अब आपको लगता होगा ये G77 क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये ग्लोबलाइजेशन में पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा, हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं, यूनाइटेड नेशंस पढ़े हैं, पॉवर्टी पढ़ा, क्लाइमेट चेंज पढ़ा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पढ़ा, टेररिज्म पढ़ा। ये G77 क्या है? तो G का मतलब हुआ ग्रुप। क्या हुआ? ग्रुप का मतलब हुआ समूह, और 77 का मतलब 77। अब आप पूछेंगे कि ये 77 या 77 है क्या? तो ये है ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, यानी 77 देशों का समूह, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं G77। अब आप कहेंगे कि ये 77 कंट्रीज का समूह जो है ये कहां से आया, ये क्या करता है, और इसके बारे में हम क्यों पढ़ें, हमारी जिंदगी को ये कैसे असर डालता है, हमारी जिंदगी में इसका क्या रोल है, हम क्यों पढ़ें? इसका भी जवाब है क्यों पढ़ना जरूरी है और कैसे आपकी जिंदगी, रोजमर्रे की जो जिंदगी है उससे अफेक्ट करता है। तो ग्रुप ऑफ 77 जो कंट्रीज है, इसकी क्या अहमियत है, ये क्या करता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसके बारे में हम 1-2 मिनट के बाद आएंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ जान ले कि ये संगठन है कहाँ, कहाँ काम करता है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इस G77 को कहा जाता है कि ये यूएन का, यानी यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल, यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन है डेवलपिंग कंट्रीज का। यानी डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों का ये सबसे बड़ा संगठन है। दुनिया भर में विकासशील देशों का जो भी संगठन है, ये सबसे बड़ा संगठन है, और ये दुनिया की पूरी आबादी का 60% आबादी को ये रिप्रेजेंट करता है। यानी दुनिया में अगर पूरी आबादी 100 है तो 60 लोग उस देश से आते हैं जो देश ये G77 का मेंबर है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो जब G77 की हम बात कर रहे हैं तो दुनिया के 60% आबादी की बात कर रहे हैं। 60% तो बहुत हो गया, आधी से भी ज्यादा आबादी दुनिया की हो गई। तो अब आपको कुछ एहसास होने लगा होगा कि जो संगठन आधी दुनिया से ज्यादा लोगों के बारे में काम करती है, उसके बारे में पढ़ना तो जरूरी ही है। और दूसरी बात यह है कि हम दिल्ली में बैठ के क्लास कर रहे हैं। दिल्ली भारत में है और भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, और ये संगठन भी डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे बड़ा संगठन है। तो हमें इस संगठन के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हित हैं वो कहीं ना कहीं इस संगठन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और एक और अहम बात है कि इस संगठन का जो फाउंडिंग मेंबर है, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत भी इसका मेंबर था। क्या था? फाउंडिंग मेंबर था। यानी जब संस्था बन रही थी तो उस समय भारत भी इसका मेंबर था। और एक और गौरव की बात है भारत के लिए कि जब ये संगठन बन गया, जब ये संस्था बन गई,
तो सबसे पहले जो इस संस्था की जो मीटिंग हुई, जो इसका कॉन्फ्रेंस हुआ, उसकी अध्यक्षता सबसे पहले भारत ने की थी। और इस संगठन को आगे आने में, इसकी पॉलिसीज बनाने में भारत का भी एक रोल रहा है, अन्य देशों के साथ भारत का भी एक रोल रहा है। और ये संगठन जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज के हितों की बात करता है, ये गरीब मुल्कों के बारे में बात करता है, और ये साउथ यानी दक्षिण के जो देश हैं इनकी यूनिटी, इनके हित की भी बात करता है, और तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड के भी हित की बात करता है। तो जब हम G77 कहें तो समझ लिए G77 यानी दुनिया के विकासशील देशों का सबसे बड़ा संगठन, यानी गरीब मुल्कों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, यानी दक्षिण के देश जो नॉर्थ के देश जो हैं, नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, उनके मुकाबले में जो गरीब हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनकी हितों की बात करता है। और ये तीसरी दुनिया की बात करता है, यानी ये सारी चीज एक ही है। G77 डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, साउथ, ये सारे की बात कर रहा है। अब आप पूछेंगे इनकी बात करने की जरूरत क्या है? तो इनकी बात करने की जरूरत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग जो हैं ये इसी रीजन में रहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज बैकवर्ड भी है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ढांचा ऐसा बना हुआ है कि इसमें जो अमीर जो देश हैं उनके स्वार्थ ज्यादा पूरे होते हैं, और जो गरीब देश जो होते हैं उनका हित ज्यादा नहीं हो पाता है। हमने आपको पढ़ाया था डिपेंडेंसी थियरी। डिपेंडेंसी थियरी के जो स्कॉलर्स थे उन लोगों का क्या कहना है कि जो अंडर डेवलपमेंट है वो गरीब देशों के, साउथ के देशों की खुद की गलती की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग लेजी हैं, यहाँ के लोग काम नहीं करते हैं, सोए रहते हैं। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक ढांचा ऐसा बना हुआ है कि इन देशों के हित पूरे नहीं हो पाते हैं, और जो एडवांस रिच कंट्री हैं वो अपने हित को पूरा करते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उन पे कंट्रोल अमीर देशों का है, और पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही है कि अमीर देशों के फेवर में होता है। जो रिसोर्सेज और संसाधन है दुनिया के, उस पे ज्यादातर कब्जा जो है वो अमीर देशों का है, टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल उनका है, और गरीब देश जो हैं वो सिर्फ इस सारी जो पॉलिसीज हैं उसके वो जद में है, उससे उनका नुकसान हो रहा है। तो डेवलपमेंट जो है अमीर देशों का, डेवलप्ड कंट्रीज का, वो कहीं ना कहीं गरीब देशों के लिए, साउथ के कंट्रीज के लिए अंडर डेवलपमेंट कर रहा है, यानी किसी का विकास किसी के लिए विकास नहीं कर रहा है ना। किसी की बदहाली किसी के विकास की वजह से हो रही है। तो ये G77 के कंट्रीज की यही डिमांड थी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गैर बराबरी है, जो रिच और पुअर का जो गैप है, जो अमीर देश और गरीब देशों के बीच में जो गैप है, जो डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो गैप है, जो ट्रेड में अमीर देशों को ज्यादा फायदा होता है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में, और गरीब देशों को ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। गरीब देश बीमारी में मुब्तला हैं, उनके पास दवाइयां नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, उनके लोग बेरोजगार हैं, उनके संसाधन का दोहन जो है वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं, और विकास कहीं और है, और ज्यादातर आबादी दुनिया की है वो आबादी गरीबी में है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे
तो एक जमाने में अमीर देशों की आमदनी जो थी एक दिन की, एक व्यक्ति की आमदनी थी 60s में 70 से अगर आप गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 4200 होगा ना। 4200 आमदनी एक दिन है अमीर देशों की, और गरीब देशों की $2 से भी कम है। तो कितना गैप है, कोई 100-200 कमाने के लिए भी रो रहा है और कोई हजार एक दिन में कमा रहा है। तो एक गैप है। और संसाधन जो है उसमें कमी तो कुदरत ने किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से को संसाधन में कमी नहीं दिया है ना भाई। जो अरब के देश जहां पे लोग कहते थे कि वहां खेती ज्यादा नहीं हो सकती थी, वहां पर भी कुदरत ने तेल दिया कि नहीं तेल दिया। तो दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पे कुदरत ने कुछ ना कुछ नहीं दिया है। सारे इलाके को, सारे देशों को कम या ज्यादा कुदरत ने संसाधन दिए हैं। लेकिन यह क्यों हो रहा है कि कुछ कंट्री के लोगों को आमदनी हजारों में है, लाखों में है, और ज्यादातर दुनिया की आबादी जो है वो कुछ डॉलर में ही जी रही है, कुछ रुपए में ही जी रही है। तो ये बड़ा सवाल था। तो ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज जो थे, उन लोगों ने क्या किया, इन सवालों को उठाया कि हमें इस दुनिया में गैर बराबरी का जो निजाम है, जो सिस्टम है, इसे हमें बदलना है। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ग्रुप ऑफ जो 77 कंट्रीज हैं, G77 है, इनकी स्थापना जून 15, 1964 में हुआ। यानी आज से तकरीबन 58 ईयर्स हो गए। कितने साल हो गए? 58, मतलब मान के चलो 60 साल हो गए। 50 से 60 साल पहले इस संस्था को बनाया गया था। और इनका क्या गोल था? इनका गोल था इट वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द पुअर कंट्रीज। इनका एजेंडा था कि हमें विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। और प्लेटफॉर्म क्यों बनाते हैं? आपने बचपन में ही सुना होगा कि यूनिटी यानी एकता में स्ट्रेंथ होता है, एकता में बल होता है। अगर आप अकेले रहेंगे तो जो ताकतवर लोग हैं वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, लेकिन कमजोर लोग भी आप अगर एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो उनके हितों को इस तरह से कुचला नहीं जा सकता है इतनी आसानी से। आपने कहानी भी सुनी होगी कि ये कोई बूढ़ा बाप था, उसने अपने 5 बच्चों को बुलाए और कहा कि ये डंडा इसे तोड़ दो। तो सबने एक एक डंडे को तोड़ दिया, लेकिन जब उन्होंने 5 डंडे को उनको एक साथ बांध दिया और तब कहा इसको तोड़ो, तो तोड़ना मुश्किल हो गया। यानी मैसेज क्या है इसका कि अगर गरीब देश अगर अकेले चाहेंगे कि अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएं तो उनको बड़ी परेशानी होगी। लेकिन अगर वो एक साथ आते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति कमोबेश एक ही है, वो सब लोग अंतर्राष्ट्रीय जो इकोनॉमिक सिस्टम है उससे वो परेशान हैं, उससे वो जूझ रहे हैं, उसके वो विक्टिम हैं। तो अगर सारे कंट्रीज एक साथ अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और यूएन जैसे बॉडी के पास अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, तो उनके हकों को कोई बहुत दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रख के इस संगठन का निर्माण हुआ। एक बात और याद रखिए कि ग्रुप ऑफ 77 जो है ये यूएन यानी यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है ये संगठन, और इसका जो दफ्तर है वो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। और इसने साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात की, यानी दक्षिण के देशों के बीच में एक यूनिटी की बात की है ना, कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, गरीब देश एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और तीसरी दुनिया के देश एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। क्योंकि जो तीसरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं उनकी समस्याएं बहुत हद तक एक हैं। कैसे एक हैं? सब गरीब हैं, सबके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनमें से बहुत सारे कंट्रीज एक जमाने में गुलामी के शिकार थे और सबके पास बड़ी जनसंख्या गरीबी की है, भूखमरी की है, दवाइयां नहीं है, और उन सब लोगों को तरक्की करनी है।
गरीबी दूर करनी है। गरीबी दूर करने के लिए उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको बहुत सारी चीजें चाहिए और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों का सहयोग चाहिए। तो एक साथ आ जाओ, है ना, कमजोर दुखिया एक साथ आ जाओ। एक साथ जब एक साथ आ जाओगे तो तुम्हारी बातों को लोग सुनेगा। अमीर देश तुम्हारी बातों को दरकिनार नहीं कर पाएंगे। और ये जब फॉर्म्ड हुआ तो इसमें टोटल मेंबर थे 77, इसलिए इसको कहा जाता है G77, है ना। लेकिन आज के दिन में इसके मेंबर की संख्या बढ़ के 130 हो गई है। तो आप कहेंगे जब 130 मेंबर हो गई है तो हम इसको G130 नहीं बोल सकते हैं, चूंकि ये G77 नाम से बना है इसलिए उसको G77 ही बोलते हैं। हालांकि इसके मेंबर जो हैं उसके 130 हो गए, लेकिन चूंकि इसका नाम पहले G77 ही पड़ा तो आज भी हम उसको G77 ही कह रहे हैं। अगर आप G130 कहोगे तो शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये G130 कौन सा ग्रुप है, इसलिए हम इसको G77 ही कहते हैं। मगर आज के दौर में ये मत कहना कि इसमें सिर्फ 77 ही मेंबर है ना। इसमें आज 130 मेंबर हैं और इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं इसमें मेंबर हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील, इजिप्ट और ईरान, है ना। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो ग्रुप है ये 60% आबादी को प्रतिनिधित्व करता है। और अभी आज के दौर में क्यूबा जो है वो क्यूबा आज के दिन में 2023 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है। क्या कर रहा है? अध्यक्षता। इससे पहले पाकिस्तान कर रहे थे 2022 में, है ना। अभी क्यूबा कर रहे हैं। तो भारत भी 2 बार अध्यक्षता किया है, पाकिस्तान शायद 3 बार अध्यक्षता किया है या 4 बार अध्यक्षता किया है। तो और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इस ग्रुप में कुछ मेंबर पहले शामिल थे वो निकल गए, कुछ बाद में ज्वाइन किया, ये भी है। कुछ कंट्री जैसे मैक्सिको है, मैक्सिको पहले इसका मेंबर था लेकिन 92 में वो उससे बाहर चला गया। तो बहुत सारे कंट्रीज बाहर भी चले गए हैं। और आप पूछेंगे चाइना का क्या हाल है? तो चाइना का हाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चाइना का हाल क्या है कि चाइना G77 का मेंबर है भी और नहीं भी है। तो आप कहेंगे ये क्या है भैया, है भी है नहीं भी है। इसका मामला ये है कि G77 जो है वो चाइना को अपना मेंबर समझता है। G77 संगठन चाइना को यानी चीन को अपना मेंबर समझता है, लेकिन चीन खुद को उसका मेंबर नहीं समझता है। लेकिन चीन G77 को सपोर्ट करता है और उसको वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। तो इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि G77 को कहा जाता है G77 एंड चाइना। क्या कहा जाता है उसको? एंड चाइना, G77 और चाइना। तो इस पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। वो G77 भी होता है और कहीं कहीं G77 एंड चाइना होता है। क्यों? क्योंकि चाइना मेंबर है भी और एक तरह से नहीं भी है। तो ये चीजें यहां तक आपको समझ में आ गई। फिर अब हम चलते हैं इसके इतिहास में, क्यों बना, क्या जरूरत थी बनने की, है ना। तो हम चलते हैं आज से तकरीबन कितने साल पहले चले आपको बताइए? 80 साल पहले चलते हैं, चलिए, या 80-85 साल पहले चलते हैं। 1940 और 40s में चलते हैं और वहां चलते हैं तो वहां क्या है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की लड़ाई चल रही है। लड़ाई खत्म हो गई। खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, हमने पिछले क्लास में बात की थी। उसके बाद 2 संगठन और बने उस समय में। एक बना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कहते हैं IMF। क्या बोलते हैं? हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दूसरा संगठन था जिसका नाम था वर्ल्ड बैंक। ये संगठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने और ये संगठन जो है इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे तो कई क्लास और लगेंगे। लेकिन ये जो संगठन थे, ये संगठन जो थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वित्तीय मामले थे उसको बहुत कंट्रोल करते थे। फाइनेंस को, ट्रेड को, इकोनॉमी को ये बहुत कंट्रोल करते, बहुत ही की
इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, किसी को लोन देना, फिजिकल पॉलिसीज को कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना। तो हुआ क्या कि ये संगठन जब बने तो गरीब देश जो पहले गुलाम देश थे, वो आपको भी पता है कि भारत आजाद हुआ है 1947 में। आपने देखा है कि वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे कंट्री ऐसे थे अब अपनी गुलामी से आजाद होना उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने गुलामी की बेड़ियां तोड़नी शुरू कर दी। बहुत सारे देशों में क्रांति हुई, बहुत सारे देशों में राष्ट्रीय आंदोलन चला और धीरे धीरे 1945 के बाद से देश आजाद होने शुरू हो गए और ये सिलसिला आपको 1950-60 तक चलता है। तो हुआ क्या कि पहले जो कंट्रीज गुलाम थे जो वेस्टर्न पावर्स के, अब वो आजाद होने लगे और दुनिया में देशों की संख्या बढ़ने लगी कि घटने लगी? बढ़ने लगी, क्योंकि आजाद मुल्क होने लगे। और जो आजाद मुल्क थे वो ज्यादातर कहां के थे? एशिया के थे, अफ्रीका के थे। और ये जो कंट्रीज जो थे, जो जो जो, जो आजाद देश जो थे, उनके साथ क्या हुआ कि वो उनके संसाधनों का शोषण किया गया, उनके संसाधन को जो कॉलोनियल पावर थे वो लूट के ले गए, वो गरीब हो गए। और एक तरह जब उन्हें आजादी मिली, उनके पास अनाज तक की कमी थी, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं थी, है ना। तो उस हालत में राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग क्या कह रहे थे? हम गरीबी दूर करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम आंखों से आंसू को पोंछेंगे, हम नौजवानों को नौकरी देंगे, हम भारत को बड़ा बनाएंगे, अब गुलामी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे, हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट होगी। तो आजादी मिल गई, 1947 हो गया, तो आजादी मिल गई। अब झंडा जो है हमारा, वो हमारे देश पे अब झंडा जो है अंग्रेजों का नहीं है, हमारे देश पे झंडा है तिरंगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री देश को चलाने आगे बढ़ते हैं तो उनको पता चलता है अरे हमारा देश तो बहुत बैकवर्ड है, हमारे खजाने में तो दौलत नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, जो ये सब संगठन हैं ये अमीर देशों के फायदे ज्यादा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो इकोनॉमिक ढांचा है वो हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो कैसे हम लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे। तो ये जो देश आजाद हुए थे, उन देशों के अंदर में एक मजबूत राष्ट्र बनाने के दिलों में जो अभिलाषा थी वो मौज मार रही थी कि नहीं, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें इस देश को मजबूत बनाना है। तो यही कंट्रीज 1960 तक आते आते एक यूनिटी बनाते हैं। तो बाद में धीरे धीरे इन्हीं कंट्रीज के एफर्ट्स की वजह से ये आपको G77 की स्थापना हुई। यानी G77 की स्थापना में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ऐसी संस्थाएं जो बहुत ही ताकतवर थी, जो दुनिया के फाइनेंशियल गतिविधियों को बहुत हद तक वो असर करती थी, लेकिन इनसे फायदा गरीब देशों को ज्यादा नहीं होता था। दूसरी बात क्या था कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो ढांचा था वो अमीर देशों के फेवर में था। और इसी दौरान जो बहुत सारी कंट्री आजाद हुई, इंडिपेंडेंट हुई, डिकोलोनाइजेशन हुआ और उन लोगों ने अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन लोगों ने रियलाइज किया कि भाई दुनिया के रिसोर्सेज पे और टेक्नोलॉजीज पे अमीर और डेवलप्ड कंट्रीज का कब्जा है, इसलिए हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा और हम लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ने पड़ेंगे। और दुनिया के अंदर में हमें एक क्या करना पड़ेगा, हमें लोकतांत्रिकरण करना पड़ेगा, हमें आर्थिक ढांचे को लोकतांत्रिक करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो आजादी मिली उनको, वो गरीब थे, बैकवर्ड थे, इसलिए उन लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और ऑर्गेनाइज करने के बाद G77 की स्थापना हुई। और सबसे पहले जो प्रेजाइडिंग कंट्री थी फर्स्ट, वो भारत था। चाइना के बारे में मैंने बता दिया कि चाइना को G77 उसका मेंबर समझता है, लेकिन चाइना खुद अपने आप को मेंबर नहीं समझता है, इसलिए इसको हम कई बार G77 एंड चाइना भी कहते हैं।
इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अल जजाइर में हुई थी, अल्जीरिया में, है ना, और यहां पे जो मीटिंग हुई थी तो वहां पे एक चार्टर एडॉप्ट किया गया था। वो चार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस चार्टर ने दिखाया कि दुनिया में किस तरह से अमीरी और गरीबी की खाई है, कैसे अमीर देशों को के लोग $60 एक दिन में कमाते हैं और गरीब देशों के लोग सिर्फ $2 कमाते हैं। इसलिए ये चार्टर ने कहा, G77 ने कहा, कब कहा? 1967 में कहा। कहां कहा? अल्जीरिया में जो मीटिंग हुई थी वहां कहा कि हमें दुनिया के जो देश हैं, अमीर देश हैं, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनका ध्यान को तरफ अपनी तरफ लाना होगा, है ना, आकर्षित करना होगा कि हमारी समस्याओं की तरफ देखो। कोई $60 एक दिन में आमदनी है और हमारे पास $2 की आमदनी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पस मंजर है जिसमें ये जो संगठन जो है वो आगे बढ़ा। अब सवाल यह है कि अब दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, हमारा पेपर भी ग्लोबलाइजेशन का है। तो अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये G77 का क्या औचित्य है, क्या कर रहा है G77, है ना। तो G77 का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में अगर हमने गरीब देशों के, डेवलपिंग कंट्रीज के समस्याओं के तरफ ध्यान नहीं दिया तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो खुद में क्या होगा, गरीबी दूर नहीं कर पाए। तो इन लोगों का G77 जो है अपने प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि देखो हमारी समस्याएं की तरफ भी ध्यान दो, है ना, क्योंकि अगर आपने स्पेशल ट्रीटमेंट हमको नहीं दिया, अगर हमारी समस्याओं को स्पेशल नहीं दिया आपने और सब कुछ मार्केट के हवाले कर दिया, सब कुछ आपने कह दिया खुला मार्केट, तो फिर क्या होगा, गरीब देश जो हैं उनका हित पूरा नहीं हो पाएगा। तो इनकी क्या क्या समस्याएं हैं आज के दौर में? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से मैंने आपको पढ़ाया था कि दुनिया में जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, कहीं सूखा हो रहा है, कहीं बाढ़ हो रहा है, कहीं गर्मी हो रही है, कोई इलाके डूब रहे हैं। तो इसका क्या है कि आप बताओ जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो दुनिया में पोल्यूशन हुए हैं, तो पोल्यूशन की वजह, एक बहुत बड़ी वजह इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि नहीं है। तो आप देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, बताइए कौन है बेनिफिशियरी? रिच कंट्री है। और उसका नुकसान सबसे ज्यादा कौन उठा रहा है? अब आप बताइए, कचरा सबसे ज्यादा पैदा करते हैं अमीर लोग और कचरे के इलाके में रहने के लिए हो जाते हैं गरीब लोग, है ना। इंडस्ट्री लगाएगा, पैसा कमाएगा कोई और उससे गर्मी बढ़ेगी, फ्लड आएगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, तो डूबेंगे कौन? गरीब, है ना। आप बताओ, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेगी, फैक्ट्री में सामान बनाएगी और पानी, गंदे पानी को बिना साफ किए हैं रात में उसको बहा देगी नदी में, और वो पानी गाय पिएगी, गरीब आदमी पिएगा, तो बीमार कौन होगा? तो फायदा कमा रहा है कोई और नुकसान उठा रहा है कोई और। नुकसान उठा रहा है सबसे ज्यादा गरीब और उसका मुनाफा कमा रहा है सबसे अमीर। तो इसीलिए कहा जा रहा है ग्लोबलाइजेशन से कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक क्लाइमेट चेंज का भी इशू है, और इसमें जो गरीब देश जो इसके भोगी हैं, जो विक्टिम बन चुके हैं, उनकी समस्याओं को ध्यान देने की जरूरत है और उनको सहायता देने की जरूरत है। अगर आप सहायता नहीं दोगे तो आप तो उनकी जान ही ले लोगे कि नहीं ले लोगे, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। जो व्यक्ति समंदर के पास रह रहा है और अगर समंदर का लेवल, सी लेवल ऊपर हो जाएगा और जो लोग डूबेगा, तो उनकी क्या गलती है कि नहीं है। तो एक क्लाइमेट चेंज का भी इशू है, एनर्जी सिक्योरिटी का भी इशू है। एनर्जी सिक्योरिटी आप देखिए, फिर आप देखिए वाटर क्राइसिस भी सबसे ज्यादा है। आप देखो कि गरीब इलाके से, जो आदिवासी के इलाके हैं, जो वहां से क्या होता है, बोरिंग लगा के सारा पानी ले लिया जाता है, उसको बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती हैं, पैसा कमाती हैं, और गरीब को पीने के लिए पानी ही नहीं है ना। कोई पिए बोतल का पानी और हम क्या करें, हम अपनी प्यास कैसे बुझाएं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीमेन की सिक्योरिटी का भी इशू है। आप देखिए ग्लोबल हेल्थ का भी इशू हम आएंगे उसके ऊपर। पेंडेमिक के टाइम में हुआ है कि नहीं है, गरीब देशों के पास वैक्सीन नहीं है, अमीर देश वैक्सीन बना रहे हैं और फिर वैक्सीन को बेचा भी जा रहा
है कि नहीं है? तो जो गरीब आदमी हो कहां से वैक्सीन ले पाएगा? मोनोपोली अमीर देशों की है, टेक्नोलॉजी पे उनका कब्जा है। अभी भी सारी दवाइयां जो हैं, बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं कि जो गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता है। अरे बीमार तो कोई हो सकता है, लेकिन अब एक दिन के अंदर 5,000, 4,000, 3,000 की सुइयां लगेंगी तो गरीब आदमी कहां से लाएगा? बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे आपको जांच कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो अभी भी टेक्नोलॉजी पे किन का कब्जा है? डेवलप्ड कंट्रीज का कब्जा है। तो ग्लोबल हेल्थ भी है, कोविड पैंडेमिक के अंदर में भी हमने देखा। इसलिए ये जो है G77 का है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। हमने पढ़ा दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ग्रोथ हो लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट नहीं हो। हम मुर्गी और अंडे का कहानी आप याद रखिए कि मुर्गी से हम अंडा लेंगे लेकिन मुर्गी को कत्ल नहीं करेंगे, है ना। मुर्गी खुशहाल रहेगी, मुर्गी जिंदा रहेगी, तभी हमारा भी हित पूरा हो पाएगा, है ना। उसके बाद अब देखो ये लोग न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करते हैं, यानी एक नए तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करते हैं, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं और रीस्ट्रक्चर करने की बात करते हैं, जो ढांचा है उसको बदलने की बात करते हैं। वो कह रहे हैं हमें भी अधिकार दो। समझ रहे नहीं मेरी बात? अगर गरीब अपना हक मांगता है तो अमीर के खिलाफ नहीं मांगता है, वो कहता है हमें भी बराबरी दो, है ना। कई बार क्या कहा जाता है कि वो तो अमीर के खिलाफ है, कोई अमीर के खिलाफ नहीं है। वो कह रहा है कि हमें अपना अधिकार दो, है ना। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और उसके बाद क्या है, आपने इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा हुआ कि मल्टीलेटरलिज्म का भी सपोर्ट करते हैं। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब हुआ है कि दुनिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी एक सुपर पावर, किसी एक कंट्रीज, किसी एक मेजर पावर की बात नहीं चलनी चाहिए, बल्कि जो डिसीजन लेने हो, जो फैसले लेने हो, पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत जो है वो मिल के ले। पावर जो हो वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं हो, पावर जो हो वो डिसेंट्रलाइज हो, है ना। जब पावर डिसेंट्रलाइज होगा तो उसके क्या फायदे होंगे कि किसी एक की मनमानी नहीं चलेगी, है ना। उसके अलावा क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की जरूरत है पुअर कंट्रीज की। क्यों? क्योंकि वो विक्टिम है ना, क्लाइमेट चेंज के विक्टिम है और भी सारी चीजों के विक्टिम है। और इस बात को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि पोल्यूशन कॉज किया गया है डेवलपिंग और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री की वजह से, जबकि डेवलपिंग कंट्री जो है उसके विक्टिम्स हैं। और इस बात को याद रखने की जरूरत है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उसके विक्टिम हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने पोल्यूशन को ज्यादा कॉज किया क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है ना। और आप ये देखोगे कि हेल्थ का भी बहुत बड़ा इशू है। आप देखो कि जुलाई 2022 में जो लो इनकम के कंट्रीज थे, लो इनकम जिनकी आमदनी कम है, ऐसे देश में सिर्फ 15% लोगों को ही वैक्सीन लगा हुआ था। लेकिन जो अमीर देश हैं, जिनकी हाई इनकम है, अपर इनकम कंट्रीज हैं, उनके 78% वैक्सीन लग गए थे। तो आप देखो अमीर देशों में 100 में से 80 लोगों को वैक्सीन लग जा रहा है और गरीब देशों में सिर्फ 100 में 15 लोगों को भी लग रहा है। तो दवाइयां भी गरीबों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बोलिए, नहीं मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू। और एक और इशू है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में मैंने आपको बताया पूंजी का फ्लो होता है, कैपिटल का फ्लो होता है, टेक्नोलॉजी का फ्लो होता है और इंसानों का भी फ्लो होता है। इंसान एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं, वर्कर्स एंड लेबरर्स जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि गरीब देशों के जब लेबरर्स कहीं बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो उन पर तरह तरह से जुल्म किया जाता है, उनसे काम ज्यादा लिया जाता है, उनको पैसे कम दिए जाते हैं और फिर उन पर जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रिलीजन, इसके आधार पर उनको भेदभाव किया जाता है ना। किसी को बोला जाता है, किसी को रंग देख के उसको बुरा कहा जाता है, किसी को कुछ कह के उसको टारगेट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। ये सारे इश्यूज भी जो है G77 उठा रहा है और कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया, अगर इन तमाम इश्यूज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो न्याय नहीं कर पाएगी, एक बेहतर दुनिया नहीं बना पाएगी, है ना। गरीबी दूर नहीं हो पाएगी, सही मानों में ग्रोथ नहीं हो पाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो G77 है इसको बने हुए आज तकरीबन 60 साल हो गए, 58 ईयर्स हो गए।
ये कितना कामयाब हुआ, कितना कामयाब नहीं हुआ, कामयाब हुआ तो क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस संगठन के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस पे भी जान लेना चाहिए। देखिए आज के दौर में भी ये संगठन को बने हुए 60 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर अभी भी रिसोर्सेज, आपको टेक्नोलॉजी है ना, जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इस पे अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज यानी रिच कंट्री का अभी भी उस पर बोलबाला है कि नहीं बोलबाला है। अभी भी गरीब देशों को उनका अधिकार, वाजिब अधिकार नहीं मिल पाया है। और इसकी वजह यह है कि ये जो ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज, अब आप पूछें क्यों नहीं मिल पाया, कुछ कमियां हैं ना भाई, इसमें भी क्या कमियां हैं। सबसे पहली कमियां है कि ये जो G77 है वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि ये G77 में कंट्रीज होंगे 130, तो 130 कंट्री, कोई थोड़े छोटे हैं, थोड़े कोई बड़े हैं, थोड़े ज़्यादा गरीब हैं, कोई थोड़ा कम गरीब है, कोई कल्चरली अलग है, कोई पॉलिटिकली अलग है, कोई आपको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किसी में अलग है। उनके बीच में बहुत सारे विरोधाभास हैं, जिसकी वजह से जो एक यूनिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। समझ रहे मेरी बात। हम जैसे इस क्लास के अंदर में सारे बच्चे तो स्टूडेंट हैं, लेकिन कोई बच्चे थोड़े अमीर हैं, थोड़े बच्चे थोड़े गरीब हैं। तो कई बार क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों के राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक जब उनकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो कई बार उनके बीच में यूनिटी नहीं बन पाती है। कि ग्रुप ऑफ 77 जो मेंबर्स हैं, उनकी सबकी स्थिति एक नहीं है। राजनीतिक, आर्थिक जो उनके और पॉलिटिकल जो उनके ढांचे हैं, सबकी स्थितियां थोड़ी अलग अलग है, इसलिए जितनी यूनिटी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। दूसरा क्या है, इसी वजह से उनके बीच में कोई कंसेंसस नहीं डेवलप हो पाता है। बहुत मामलों में उनके बीच में एक सहमति नहीं बन पाती है ना, क्योंकि उनके एक लेवल पे वो यूनाइटेड भी हैं यहाँ पे, लेकिन एक लेवल पे चूंकि उनकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, तो एक लेवल पे उनके बीच में जिस तरह की यूनिटी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है। तीसरी वजह देखिए कि उनके कल्चरल, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत ही अलग अलग है, बहुत ही वैलिड है, इसलिए उनके बीच में एक जितनी यूनिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है। चौथी बात यह है कि जो G77 है, ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही स्ट्रांगली वर्क नहीं कर पाया है। इस संगठन में जितना ये संगठन जितने एफिशिएंट तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर पाए, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। संस्थागत तौर पर ये जो संस्था है उतना मजबूत नहीं है जितना कि यूनाइटेड नेशंस और दूसरे संगठन हैं। आप देख रहे हैं ना, ये भी इस संगठन की, ये इस ग्रुप की सबसे बड़ी कमी है कि संगठन के तौर पे ये बहुत ही मजबूती से काम नहीं कर पाया है। और पांचवा क्या है, पांचवा बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ये देखिए। पांचवा ये है कि यहाँ पे सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अमीर देशों हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन कुछ कंट्री जो हैं डेवलपिंग कंट्री से, वो डेवलप्ड कंट्री से एक रिश्ता भी बनाए हुए हैं, यानी उधर भी हैं और इधर भी हैं, है ना। वो एक कलेक्टिव यूनिटी की बात भी कर रहे हैं और फिर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, उनके साथ भी उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं। तो कई बार क्या होता है कि उसकी वजह से जिस तरह से एक यूनिटी बननी चाहिए उस तरह की यूनिटी नहीं बन पाती है। तो G77 जो ग्रुप है, इसका मकसद जो गरीब लोगों हैं उनको हक मिलना चाहिए। गरीब लोगों का हक मिलने का मतलब ये नहीं कि अमीर का हक छीन लिया गया। कई बार इसको क्या किया जाता है ना, प्रचार गलत तरीके से किया जाता है। जब गरीब अपनी अधिकारों के लिए मांग करता है तो लोग कहते अरे तुम तो अमीर के खिलाफ हो। कोई अमीर के खिलाफ नहीं है, इंसानियत की बात है, ह्यूमैनिटी की बात है। पूरी दुनिया में कोई गरीब ना हो, पूरी दुनिया में कोई भूखा ना हो, पूरी दुनिया में किसी को दवाई की कमी ना हो, कहीं युद्ध ना हो, पूरी जगह पर शांति हो, है ना। ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया अगर दुनिया में ग्रोथ लाने के लिए है, विकास लाने के लिए है, तो ये प्रक्रिया गरीब देशों की जो खास जरूरतें हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आज G77 ने जिस मकसद के साथ, जिस गोल के साथ ये संगठन बना है, वो गोल बहुत हद तक आज भी पूरा नहीं हो पाया है। ये सपना आज भी अचीव नहीं हो पाया है।
आज भी ये सपना जो है, ये जो मिशन है अभी भी अधूरा है। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस टॉपिक के बारे में पढ़ें और अंतर्राष्ट्रीय जगत पे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उसका लोकतांत्रिकरण करें और सबके अधिकारों की बात करें, पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई की बात करें और एक बेहतर समाज बनाएं। कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कहीं युद्ध ना हो, अमीर और गरीब देशों की खाई बिल्कुल पट जाए और ये पूरी दुनिया जो है वो सुख और शांति के साथ रहे। यही इसका मकसद है G77 का। अगर आप लोगों के कुछ सवालात हों तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।